हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवालत व जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। लेते हैं पहला सवाल। गोखरू पर वीडियो बनाएं। देखिए श्रीमान जी, गोखरू पर हमारा एक बहुत ही तफसीली डिटेल्ड वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां उस पर देखें। वहां पर आपको छोटे और बड़े दोनों गोखरू के बारे में बहुत डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। दूसरा सवाल इस तरह से है कि हब्बे तिनकार हाई बीपी वालों को सेफ़ है क्या? जी हाँ, हब्बे तिनकार कुछ टाइम तक अगर हम देते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर वालों में सेफ़ है। पुरुषोत्तम जी ने एक कमेंट किया है कि बच को मराठी में वैखंड बोलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, एक नया नाम सीखने को मिला। एक सवाल ये है कि माजून चॉप चीनी ब्लड प्यूरीफायर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल पर भी काम करती है क्या? नहीं, मेरा तजर्बा ऐसा नहीं है और मेरा मानना भी ये है कि चॉप चीनी कोलेस्ट्रॉल पर काम नहीं करती है। एक सवाल इस तरह का, माए शुत्र एराबी कौन सी जड़ी बूटी का नाम है? देखिए श्रीमान जी, माए शुत्र एराबी एक जानवर से हासिल होने वाली दवा है, एनिमल सोर्स है इसका। पहले के ज़माने में ऊँट का जो बच्चा होता था, बच्चे को पैदा होते ही भरपेट दूध पिलाते थे। जब वो पूरा दूध पी चुकता था तो उसको चबा करके और उसका पेट निकाल करके बांध करके सुखा दिया करते थे। जब वो सूख जाता था तो उसमें से उसको दूध को खुरच कर निकाल लेते थे और उसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हालांकि बाद में ये दूसरे जानवरों से भी बनाया जाने लगा, और लेकिन आज के दौर में ये नहीं बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं। एक सवाल ये है कि हिकमत सीखने के लिए कौन कौन सी किताबों का मुताला करना हो चाहिए? देखिए, हिकमत सीखने के लिए सबसे पहली तो जो शर्त है वो यही है कि BMS एक यूनानी डिग्री है जो कम से कम की जाए, और उसके बाद जितनी भी किताबें पढ़ी जाए अच्छी बात है। बहुत सारी किताबें हैं। बयाज़ कबीर एक सिंपल सी सबसे शुरुआती किताब है। एक सवाल ये है कि छोटी इलायची का मिजाज क्या है? देखिए, छोटी इलायची का मिजाज बेसिकली गर्म व खुश्क है, इसीलिए ये सर्द खफ़खान में इस्तेमाल की जाती है, और छालों में भी इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये रतूबात को सुखाती है और जल्दी से ज़ख्म भरता है। मैदे की भी रतूबत को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसको चूँकि ये एक मुफर्रह है बहुत अच्छी तरह से, जिस भी दवा का में तफरीह होगी, रिफ़्रेशमेंट होगा, वो दवा मुफर्रह होती है और वो उसका मिजाज जो भी हो, लेकिन उसको मुफर्रह के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जवारिश शाही में इसको डाला जाता है और ये मुफर्रह के तौर पे काम करती है, जबकि जवारिश शाही एक ठंडी दवा है। लेकिन वहाँ पर हमने इसको मुफर्रह के तौर पे इस्तेमाल किया है। इसका मिजाज, वो दवाएं, धनिया 100 ग्राम है, इलायची सिर्फ 25 ग्राम है, और वो 800 और 10-1200 ग्राम हैं, यानी कि एक बहुत बड़े अमाउंट में सिर्फ इतनी सी छोटी इलायची दी गई है जो कि अपनी तफरीह के लिए, अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए यूज़ की गई है वहाँ। ये तो इस तरह से इलायची का बेसिकली मिजाज गर्म खुश्क है। एक सवाल इस तरह से है कि लाल गोंद खाने का तरीक़ा क्या है? लाल गोंद यानी चीनिया गोंद को पीस करके और आधा चम्मच यानी 3 से 5 ग्राम साथ मुंह में डाल करके सुबह के वक्त दूध के साथ खा लिया जाए। बस ये एक सिंपल सा तरीका है। बाकी दूसरी दवाओं के साथ खाया जाए तो वो भी है। एक सवाल इस तरह से भी है कि सफ़ूफ खुश जायका बहुत कड़वा बना, क्या कमी रह गई? देखिए, कमी क्या रह गई इसको जानना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ज़रूर कोई कमी रह गई, चूँकि सफ़ूफ खुश जायका वाकई बहुत खुश जायका है, इतना टेस्टी है और इतना ये समझिए कि लजीज़ है ये कि मुंह में डालते ही पिघल जाता है। मुंह में डाल कर के पानी पीते ही पूरा घुल जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ गया, और बहुत टेस्ट आता है, फ़ायदा भी करता है। लेकिन इसमें अब हो सकता है कि आपसे कुछ लिखने में समझने में गलती हुई हो और आपने पंसारी को कुछ और बोल दिया हो, या फिर पंसारी से कोई गलती हुई है कि आपने जो लिखा वो उसने नहीं दिया और कुछ और दे दिया, उसके बदले में वो कुछ और समझा, तो ये समझ का कुछ चक्कर हुआ है। फिर से आप ट्राई कीजिए। कैप्सूल मल्टीविटामिन में मस्तगी घी में डालना है या नहीं? देखिए, जब हम कैप्सूल बनाते हैं या कभी कभी गोलियों में भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको ऐसे ही दवाओं के साथ पीस लेते हैं, तब घी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। माजून में या जवारिश में जब डालते हैं तब हम इसको घी में घोल करके डालते हैं। एक सवाल इस तरह से है कि गुर्दे का मिजाज बताएं। हुजूर वाला, गुर्दे का मिजाज गर्म वतर है।
और एक सवाल इस तरह से भी है कि गुल नीलोफ़र या गुल सुर्ख वगैरह को 50 ग्राम को अगर भिगोना है तो कितने पानी में भिगोएं? देखिए, वैसे तो आप हमारे शरबत के बारे में जो वीडियोस हैं वो देखेंगे तो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूँ कि दवाओं को शरबत बनाने के लिए जब पानी में घोलते हैं तो वो 6 से 8 गुना तक से पानी लिया जाता है आमतौर से, लेकिन कभी 4 गुना भी लेते हैं और कभी 16 गुना भी लेते हैं। वो दवा पे डिपेंड करता है कि अगर कभी कोई मोटी जड़ें हैं जिनको कि रखाना तो 16 ग्राम पानी तक लेते हैं और फिर उनको इतना उबालते हैं कि वो आधा रह जाए। इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जिनमें कम पानी लिया जाता है, कुछ में नॉर्मल, लेकिन 6 से 8 गुना पानी आमतौर से लिया जाता है। इसको उबाल करके आधा किया जाता है, फिर शक्कर डाल करके शरबत बना लिया जाता है। एक सवाल इस तरह से है कि कानों की नसें कमज़ोर हो गई हैं, डॉक्टर ने बताया है, प्लीज़ कोई नुस्खा बताएं। देखिए, मैं इस बात के हमेशा ही ख़िलाफ़ रहा हूँ कि कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ को सिर्फ एक नुस्खे से सही करने की कोशिश की जाए, यानी कि उस मर्ज़ को और बिगाड़ना है। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ठीक नहीं रहती है और इस तरह से कोई एक नुस्खे से ऐसी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं होता है। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपने आसपास जो भी डॉक्टर हकीम हैं उनको दिखाएं, और अगर वहाँ होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। एक सवाल ये है कि गैस्ट्रिक म्यूकोज़ल इरिथेमा क्या है? देखिए, ये मैदे की ग़िशाए मुखाती की सुर्ख़ी है। तो ये सुर्ख़ी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सूजन है, सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है। पूरा एरिया भी लाल हो सकता है, छोटे छोटे हिस्से भी लाल हो सकते हैं। तो ये अगर हम यूनानी में ही इसको समझना चाहें तो इर्तिफ़ाउल जिल्द कहते हैं इसको। और नहीं तो सिंपल सी बात यह है कि मैदे की जो ग़िशाए मुखाती है या जो मैदे की झिल्ली है उसमें सुर्ख़ी आ जाती है, जो कि एक गैस्ट्राइटिस की अलामत है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, और कुछ लोगों को इतनी कम होती है कि जब एंडोस्कोपी करते हैं तो देखते हैं तो मिलती तो है, लेकिन उसका कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को ये होती है, चूँकि बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक म्यूकोज़ा है। शरबत अफसनतीन में सौदावी और बलगमी का जिक्र है, मगर कैसे पहचानें कौन सी दवा किस कब डालें? देखिए, सही बात यह है, अच्छी बात यह है और एक ज़रूरी बात है और उसूली बात है कि जब हम स्टडी करते हैं किसी भी कोर्स के लिए, तो उसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना एक अलग कुछ किताबें होती हैं, चैप्टर्स होते हैं। जैसे जब हम शरबत की बात करते हैं तो शरबत के बनाने की और इस्तेमाल की बातें आती हैं, और उसके अज्जा की बात आती है, और उसमें वो किस मर्ज़ में इस्तेमाल किया जाता है ये आता है। लेकिन अब वो मर्ज़ क्या है, कैसा है, वो जब हम उस मर्ज़ के बारे में बात करते हैं यानी मौलूदात में, तब वो वहाँ मिलता है। यही वजह है कि हमें कई सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो हम जब शरबत की बात करें तो वो सारी बात भी मौलूदात की करें, हर बार करें तो ये बहुत बोरिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लंबा लेंदी हो जाता है। इसलिए आप हमारा दूसरे जो वीडियोज़ हैं जिसके जहाँ की बलगमी और सौदावी अमराज का जिक्र किया गया, उनको आप सुनें, देखें, ये सब बात ज़रूर समझ में आएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है। एक सवाल इस तरह से है कि दश्ती प्याज हर जगह अवेलेबल है क्या? देखिए, हर जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये दश्ती प्याज उन जगहों पे ज़्यादा होती है जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे पानी कम होता है, गर्मी रहती है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसी जगह। इन दो जगहों के बारे में तो मैं श्योर हूँ, यहाँ से तो मैंने हासिल की है, और हो सकता है कुछ और दूसरे इलाक़ों में भी होती हो, लेकिन ऐसी जगहों पर भी होती है जो नदी के किनारे होते हैं। लेकिन गर्मी होना इसके लिए ज़रूरी है, यानी कि इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए पत्थरों के बीच में भी ज़िंदा रह लेती है। और ये जहाँ नमी होती है या पानी ज़्यादा होता है, मिट्टी गीली रहती है, वहाँ ये पैदा नहीं होती है। एक सवाल इस तरह के, हाइट बढ़ाने का नुस्खा बताएं। देखिए, हाइट बढ़ाने का ऐसा कोई नुस्खा नहीं होता है, सिर्फ खुराक दीजिए, एक्सरसाइज करवाइए, जितनी बढ़नी होगी उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अक्सर जेनेटिक मामला होता है। अपने जो पेरेंट्स हैं या जो एंसेस्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है ये सब। एक सवाल ये है कि सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल का नुस्खा बताएं। देखिए, सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल का नुस्खा बहुत तकरीबन हर यूनानी की किताब में अवेलेबल। मैं अभी फ़िलहाल भी मुझे याद नहीं रहा, निकाल के रखता हूँ, वरना मैं बताता हूँ, देखिए मिल जाता है तो। हाँ जी, इसमें अजवाइन देसी 100 ग्राम, बादियान 100 ग्राम,
बरकसुद्दाब 100 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम, ज़ीरा स्याह 100 ग्राम और लुक मकसूल यानी लाख धुली हुई 50 ग्राम और मर्जन जोश जो पहाड़ी पुदीना होता है 25 ग्राम। इसको पीस करके रखें और 5-5 ग्राम सुबह शाम दे दें और कोई भी अर्क ज़ीरा वगैरह से मिसाते हैं तो ये ठीक रहता है। अब एक फाइनली एक कमेंट है कि एक सलाह मानिए, कमेंट मानिए कि यूनानी की असल शक्ल में इस्तेमाल करें, ये हमें एक सलाह दी गई है क्योंकि कैप्सूल बनाना मार्केटिंग है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी आज की जनरेशन जो है वो इतनी लाइल्म और इतनी नादान है कि वो इन सब बातों को नहीं समझती और यही वजह है कि हमारी यूनानी इतनी पीछे पिछड़ी हुई है। इन्होंने लोगों ने ही यूनानी को पीछे से पकड़ के रोक के रखा हुआ है, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये एक दकियानूसी है विद ड्यू रेस्पेक्ट। दुनिया के हर इल्म को जब कभी वो शुरू हुआ था, आज से 2500 साल पहले आप यूनानी की अगर बात करें तो उस वक्त सिर्फ सफ़ूफ बना था या 1-2 और मरकब बने होंगे। उसके बाद जो दूसरे अतिब्बा आए उन्होंने किसी ने शरबत बनाया, किसी ने माजून बनाई, किसी ने जवारिश बनाया, किसी ने सिकंजबीन बनाई, किसी ने हब बनाई, किसी ने कुर्स बनाई और बहुत सारी चीज़ें को भी किसी ने मरहम बनाया। बनते 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 फार्माकोपिया यूनानी की तैयार हुई। और पहले के ज़माने में इस तरह की चीज़ों को करने के लिए करनुल एल को इस्तेमाल करते थे, जिसमें कि चीज़ को रख करके और गोली बना कर देते थे ताकि वो आंतों में जाके डिसॉल्व हो जाए। वो सब अब आज के ज़माने में नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में कैप्सूल एक अच्छी फैसिलिटी है जिसमें कि आप जो आमतौर से शुगर वाले लोग हैं उनको दे दें और उसकी दवा की जो इफादियत है वो ज़्यादा रहे। तो ये एक एडवांसमेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी इतनी दकियानूसी या इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए कि कैप्सूल किसी और ने बनाया है तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूनानी पे दबा आ जाए। ये मज़हब नहीं है कि इबादत का तरीक़ा जो है वो होना चाहिए। इसमें आपकी पास सारे ऑप्शंस होते हैं, आप जितना भी इसमें कर सकें। हम उनकी दवा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी भी दूसरी तरह की दवा हम अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि एक एडवांसमेंट है, एक तरीक़ा है, उसको इस्तेमाल करके हम तमाम हमारी जो आवाम है उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और मार्केटिंग और बिज़नेस में आपको फ़र्क नहीं मालूम है। मार्केटिंग कहते हैं किसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाना, बिज़नेस कहते हैं कमाई करना। तो मार्केटिंग तो इसलिए ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। मेरे से कोई मुराद नहीं है यहाँ पे, मैं एक जनरली समझा रहा हूँ कि किसी ने कोई एक नया नुस्खा बनाया है, कोई नई रिसर्च की है, कोई नया प्रोडक्ट किसी का भी हो सकता है, वो कार का हो सकता है, AC का हो सकता है, दवा का हो सकता है। जब तक वो मार्केट में नहीं लाएगा, लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, लोगों को नहीं बताएगा उसकी इफादियत, उसकी ज़रूरत, तब तक वो चीज़ लोग नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे और समाज में नहीं होगी। अब इसके बदले में वो उसकी इनकम होती है, उसकी कमाई होती है, वो ये बिज़नेस है उसका, वो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, किसी चीज़ को झूठ बोल करके या गलत को सच बता करके किया जाए वो बुरी बात है। तो हम जब तक कि अपने आप को थोड़ा सा और एडवांस नहीं बनाएंगे, हमारी सोच को कुशादा नहीं करेंगे, हम दकियानूस बने रहेंगे और 1000 साल पीछे ही रहेंगे। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। फिलहाल नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।